अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद जलसा बदनज़मी का शिकार हो गया। जिस जलसे को शाम 7 बजे तक ख़त्म हो जाना था वो शुरू ही 7 बजे के बाद हुआ। काफ़िले वक्त पर जलसागाह पहुँचे नहीं, मरकज़ी क़यादत स्टेज पर नज़र आई नहीं, कारकुनान सड़कों पर ख्वार होते रहे। 26 नंबर का जो इलाका था वो PTI कारकुनान और पुलिस में तसादुम के 22 मैदान जंग बना। PTI कारकुनान ने पुलिस पर पथराव किया जिसके बाइस SSP सेफ सिटी शुएब खान समेत कई पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। पुलिस ने शेलिंग करके कारकुनान को मुंतशिर किया। सूरत हाल को कंट्रोल में रखने के लिए FC को भी बुलाना पड़ गया। NOC की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया ने भी एक्शन लिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने PTI इस्लामाबाद के सदर हैं आमिर मसूद मुगल साहब इनको नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें बताया कि तयशुदा वक्त पर जलसा ख़त्म करने की शर्त पर अमल दरामद करना ज़रूरी है। किसी भी मुआहदे की शिक की खिलाफ वर्जी में कानून के मुताबिक अमल किया जाएगा। जलसा मुंतज़मीन के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। अकॉर्डिंगली जी एक्ट जो कल प्रोमोगेट हुआ है उसके तहत भी तमाम ना सिर्फ मैनेजमेंट कमेटी बल्कि वो लोग जिन्होंने इधर पार्टिसिपेट किया है और टाइम से उन्होंने वो इवैक्यूएट नहीं किया, वो जलसा गया, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ये ट्रायल चलेगा और जिसकी सजा 3 साल तक है। जो FIR होंगी वो ऑन दैट ट्राई की जाएंगी। नाज़रीन, IG इस्लामाबाद कह रहे हैं कि NOC की शराइत पर अमल करना जरूरी था। PTI ने मुख्तस रूट की खिलाफ वर्जी की है। कानून 100% हरकत में आएगा। जलसागाह के अतराफ ही नहीं, जलसागाह के अंदर भी सब अच्छा नहीं था। शेर अफजल मरवत पहले कारकुनान पर पिल पड़े, वॉक थ्रू गेट उखड़ गए, रुकावटें तोड़ दी गईं, स्टेज पर मुसलसल धक्कम पेल होती रही। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई PTI से मायूस नजर आए। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि ऐसा मजमा इनकलाब नहीं ला सकता। इनकलाब के लिए तंजीम की ज़रूरत होती है। लोग खान से मोहब्बत करते हैं लेकिन खान के पास तंजीम नहीं है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बानी के नक्शे कदम पर चलते हुए इदारों के खिलाफ नाजेबा ज़बान का इस्तेमाल किया, धमकियाँ लगाईं। वज़ीर आला होते हुए वज़ीर आला कह रहे हैं कि अगर खान को 1 से 2 हफ्ते में रिहा नहीं किया गया तो वो खुद रिहा करवा लेंगे, पहली गोली वो खुद खा लेंगे। अब सवाल ये है कि क्या वज़ीर आला मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं? क्या वज़ीर आला अडियाला जेल पर हमला करना चाहते हैं? वज़ीर आला ऐसी धमकियाँ देकर खान साहब के लिए आसानियाँ पैदा करने के बजाय मुश्किलात पैदा नहीं कर रहे? ये बड़ा अहम सवाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए। और जवाब देने के लिए प्रोग्राम में मेरे मौजूद मेहमानों में, इंतहाई मौजूद मेहमानों में बैरिस्टर आज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। इसके साथ साथ सेनेटर डॉक्टर अफरान खान साहब मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। और चौधरी शाफे हुसैन साहब जो कि सूबाई वज़ीर हैं पंजाब के, सेक्रेटरी जनरल हैं मुस्लिम लीग क़ाफ के, वो भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा आप दोनों मेहमानों से बात का आगाज़ करूँगी। और उमैर साहब, डेफिनेटली ये आपका दिन था और आपके दिन को मज़ीद कामयाब बनाने के लिए हुकूमत ने भी जितना कुछ हिस्सा हो सकता है वो डाला है। सर, बड़ी मुश्किलों से PTI को जलसे की इजाज़त मिली और आप लोगों की तरफ से कल ये कहा भी जा रहा था कि हम जो इजाज़त मिली हुई है, जो वक्त की पाबंदी है वो भी की जाएगी। फिर उसके बाद आज आप लोगों को संभाल नहीं सके। जो कुछ मैंने सिचुएशन बताई, कारकुनान जब सड़कों पर आए वो बेचारे ख्वार होते रहे, लीडरशिप अपने मुकर्ररा टाइम पर पहुंची नहीं। अली अमीन साहब भी बहुत देर से पहुंचे, असद कैसर हो, अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह हो, महमूद खान अचकज़ई साहब, ये सब इस्लामाबाद में थे ही नहीं। सर, क्यों वक्त पर शुरू नहीं हो पाया? तो वक्त पर ख़त्म करते और फिर शायद ये मिसहैप ना होता। अच्छा, मिसहैप तो ऐसा सच कोई नहीं हुआ। देखिए, एक कामयाब जलसा हुआ है और एक ऐसा यूनिक जलसा हुआ है जिसमें टॉप लीडरशिप, जिसका सारा वोट बैंक है इमरान खान का, उसकी गैर मौजूदगी में हुआ है और इमरान खान के एक इशारे पे हुआ है। लोगों ने इमरान खान की आवाज़ नहीं सुनी, वह खाली कम्युनिकेट हुआ आपने जलसा करना है और लोग अपने घरों से निकल आए और किधर किधर से निकले वो आप खाली खुद देख लें, डाटा इकट्ठा कर लें किधर किधर से आए। जहाँ तक ये लीडरान के आने का ताल्लुक है, देखें हर कोई अपनी तकरीर के लिए आया करता गया। आप महमूद खान अचकज़ई साहब की बात की तो वो 6 बजे से पहले वो आ गए थे जलसा गाह में, एंटर कर गए। अली अमीन खान साहब ज़ाहिरी बात है नेचुरली लेट हुए, लेकिन एक ओवरऑल रूट प्लान ही इस तरह का दिया हुआ था, KP के साथ जुड़ा हुआ है। GT रोड आपने बंद कर दी, आपने कहा नहीं कि आपका रूट प्लान है, आपने मोटरवे से ही आना है। उसी मोटरवे इंटरचेंज से AWT वाले से पंजाब ने भी उतरना है, KPK ने भी उतरना है, तो प्रॉब्लम तो बननी है। पूरे पिंडी इस्लामाबाद को आपने मरगला की तरफ डाइवर्ट कर दिया, तो ये ऑब्स्टिकल थी। तो ज़ाहिरी बात है गैदर होता रहा। मैं नेचुरली कहूँगा आज के दिन 2 जलसे थे, एक 2 बजे से लेके शाम 6 बजे तक पंजाब का जलसा था और क्राउड आ जा रहा था। आप फ्लो चेक कर ले जिस तरह से, और उसके बाद 6 बजे के बाद डोमिनेट किया KPK ने और उनकी क़यादत ने तकरीरें भी की और भरपूर जलसा। ये जो चुंगी नंबर 26 पे सारा मामला हुआ है,
इस पर क्या कहेंगे आप? पथराव किया गया, पुलिस के एहलकार जख्मी हुए सर। देखिए पथराव ये क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, उस तरह से देखें कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ होगा, जाहिर बात है, अगर कह रहे हैं कोई शेलिंग हुई, देखें इस तरह के हो जाते हैं। देखिए इतना बड़ा मजमा इकट्ठा हो रहा है और आपने उसको नैरो डाउन कर दिया, चंद रोडों तक मखसूस कर दिया, हालांकि ये शहर का नहीं जलसा था, कहना इस्लामाबाद का तो था ही नहीं ना, ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का। सिंध से काफिले आए, मतलब आप देखें सिंध का काफिला मेरे सामने एंटर हुआ, अलीम आदिल शेख साहब को तकरीबन अपना काफिला लेके 6:30 बजे एंटर हुआ। कल से निकले ये सारे ये प्रॉब्लम्स थी, लोगों ने डिफिकल्टी फेस की है, तो इतना थोड़ा मार्जिन दे देना चाहिए इस तरह की चीज़ों में। अब अफनान साहब सर क्यों, मुझे ऐसा लगता है हुकूमत बौखलाहट का शिकार थी सर। एक जलसा था, इजाज़त एनओसी भी आप लोगों ने दे दी थी, एक टाइम फ्रेम भी दे दिया था, रूट प्लान भी बता दिया था। सर क्या ज़रूरत थी पूरे इस्लामाबाद को बंकर बनाने की, कंटेनर्स लगाकर तमाम रास्तों को बंद करने की, और फिर एक खास शर्त लगा देना कि आपने आना है तो मोटरवे से ही आना है, कोई दूसरा रास्ता इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या कोई आप लोगों के पास कोई रिपोर्ट थी या ये क्यों किया गया? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए हमारे पास रिपोर्ट तो थी, लेकिन जो अली अमीन गंडापुर साहब ने तकरीर की है उसके बाद आप मुझे बताएं ना कि इंतजामी कल को यहाँ पे कोई मसला हो जाता तो आप कहते हैं इंतजामिया किधर थी? सर तकरीर तो बाद में की है ना आप लोग, पेज की बंद बांध दी है। पिछली तकरीरें निकाल लें, पिछली तकरीरों में क्या सवाबी वाले जलसे में क्या कहा था कि मैं अडियाला से निकालूंगा उसको और हम अडियाला के बाहर जाएंगे, तो ये मतलब कि ना निकाल सकेंगे, उसकी प्रिपरेशन थी। हमें देखें हुकूमत ने तो प्रिपेयर करना है ना, और फिर हिस्ट्री हर किसी की जमात की अपनी हिस्ट्री है। तो वाकई आप लोग ये सोच रहे थे इमरान खान को अडियाला से निकाल के ले जाएंगे अगर ये कंटेनर बंद नहीं करेंगे? निकाल नहीं सकते, लेकिन ज़ाहिर है वो इंतशार तो फैल सकता था ना। निकालना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन इंतशार फैलाना बड़ा आसान था, और इंतशार फैलने लगा भी था। जैसे आपने देखा कि वो जो है कुछ, अगर 7 बजे का टाइम था एनओसी का तो अच्छा ही होता, या तो 7 बजे तक का टाइम ना लेते, 9 बजे का ले लेते, 3 से 9 कर लेते तो शायद ये मसला ना होता। लेकिन अगर 7 बजे का लिया था तो उसको पूरा करना चाहिए था ऑनर। अगर उसको ऑनर नहीं किया, फिर आके तकरीर ये कर रहे हैं कि 2 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। साहब ये तो आप भी जानते हैं कि जब जलसे जुलूस होते हैं या इनफैक्ट किसी का इस्तकबाल होता है तो रास्ते बंद होते हैं, लोग नहीं पहुंच पाते। शहबाज शरीफ साहब मियां साहब को लेने के लिए नहीं पहुंच पाए थे सर। ठीक है, वो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने एनओसी लिया, आपने जलसे का टाइम दिया 2 बजे, आपने उसके हिसाब से एनओसी लिया, आपका जलसा 7 बजे भी शुरू नहीं हुआ। अब ये इसकी जिम्मेदारी किसी की तो है ना, या फिर आप टाइम नहीं वो वाला ले ले, आप कहते 6 बजे जलसा है तो फिर 10-11 बजे तक होता रहता जो भी होना है। अब आपने खुद वो टाइम कहा इंतजामिया को, उसके बाद आपने उसको ऑनर नहीं किया जी। और सर इसकी वजह से कि फिर रुकावटें लगाई गई, रास्ते बंद किए गए, तो जो मजमा आ रहा था या जो आवाम आ रही थी, जो पाकिस्तानी ही थे सारे के सारे जो आ रहे थे, फिर ये एक नाखुशगवार वाकया पेश आ गया। जो जिनको चोटें लगी हैं, जो जख्मी हुए हैं, वो भी हमारे अहलकार, और जो आ रहे थे वो भी हमारे लोग। सर फिर ये वाकया अफसोसनाक वाकया पेश आ गया। ये सारे हमारे भाई हैं, सारे पाकिस्तानी हैं, तो अच्छा होता कि ये जो 7 बजे जलसा ख़त्म कर देते तो मामला जो है वो ख़राब ना होते, और जो इन्होंने एग्री किया था इंतज़ामिया से उसके ऊपर मामले पे चलते। लेकिन आप देखें जो तकरीर है ना, जो उसका कंटेंट है, जो गंडापुर साहब को तकरीर है, उसको आप ज़रा देखें, ये कोई बात है? आप कह रही हैं कि जी कंटेनर लगाए थे, इस्लामाबाद के अंदर तो कंटेनर ज़रूर लगाए थे, लेकिन जो पख्तूनख्वा से सिंध से जो मोटरवेज तो खुली हुई थी जी। तो उसके बाद ये आगे इस तरह तकरीर करना कि जी हम 2 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, आप फिर उसके बाद आप ये ना कहें कि जी हमें जो है वो एनओसी नहीं दिया जाता, हमें हमारी बात नहीं सुनी जाती, ठीक, तो वो फिर आपके जो करतूत होंगे उसके हिसाब से आपको एनओसी मिलेंगे ना। अच्छा उमर साहब, ये तो सर आप लोग तंजीमी ढांचा जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या तितर बितर है, या कह लीजिए दुरुस्त नहीं है, या फिर है ही नहीं, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई साहब भी इसी बात पर मायूस नजर आ रहे हैं कि इस तरह तो इनकलाब नहीं आ सकता, कि आप के जो आपकी लीडरशिप है, जो आपकी टेयर है, वो अवाम को काबू नहीं कर सकी उस तरह से कि जिस तरह से मजमे काबू होते हैं। अच्छा देखिए, थोड़ा सा हैंडीकैप ज़रूर है, मैं कहूँ कि जी बिल्कुल परफेक्ट है निज़ाम, वो उस तरह नहीं है। देखें हम एक चेंज के फेज़ में भी हैं, ठीक है ना, सेक्रेटरी जनरल का नोटिफिकेशन है, सेक्रेटरी जनरल का जलसे से 1 दिन पहले हो जाता है, चेंज ऑफ कमांड, ये चीज़ों को टाइम लगता है। मगर ओवरऑल देखें कि इस वक्त जो खान साहब ने जिस तरह से अपनी सपोर्ट बेस को कर लिया है एक डायरेक्शन में, वो एक बहुत ही डिफरेंट सी सिचुएशन है। उसके लिए
कोई भी बंदा, सेंसिबल बंदा आप बिठा दें, वो इस चीज़ मामलात को चला सकता है। अब ये नहीं है कि आपको बहुत ही कोई मैच्योर सीजन्ड बंदा चाहिए ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए, एक बुनियाद तैयार हुई है, बस उनको लीड करना है। में जो नाराजगी थी, जो पिछले 5 जलसे आपके मनसूख हुए, कैंसिल हुए, खान साहब कहते हैं कि उनसे मिन्नतें तरले की गई, फिर उसके बाद मनसूख हुए, जो भी कुछ हुआ, लेकिन आपका जो वोटर सपोर्टर बेस है वो आपकी लीडरशिप से इसी बात पे नाराज है कि आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं इमरान खान के लिए। लेकिन आज जो तकरीर हो गई, जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बातें कर दी, आपको लगता है कि आज के जलसे के बाद या आज जो कुछ हुआ, जो स्टेज पर हुआ, उसके बाद इमरान खान साहब के लिए इस जलसे की वजह से आसानियां पैदा कर पाए आप लोग, या मजीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी? हर किसी को पता है जब आप स्टेज पे तकरीर करते हैं उसमें एक पॉलिटिकल रेटरिक का भी एलिमेंट होता है। ठीक है, अगर मैं इलेक्शन की एक तकरीर कर रहा हूँ, उसमें मैं कहता हूँ मैं मुखालिफ की ईंट से ईंट बजा दूंगा, उसका ये नहीं मतलब कि मैं उसके घर घुस जाऊंगा, उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन में मैं उसे इस तरह से मात दूंगा कि वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। जो पॉलिटिकल उस तरह से भी वे करें, उसमें फर्क होता है, 100% फर्क। अब ये तो नहीं होता खान साहब को, मेरी बात है, नेचुरल सी बात है कि एक ड्यू प्रोसेस होना है। हम किस तरह से कह रहे हैं, हम जरूर कह रहे हैं कि हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, खान साहब पे सारे केसेस बोगस बनाए गए हैं, मगर वो प्रोसेस को हम फेस कर रहे हैं। अब ये तो नहीं होगा, एक जाहिर बात है, एक रियासत में रह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉज हैं, उन सारों को तो फॉलो करना है, मगर हर मनमानी तो नहीं होगी। मगर ये है कि किसी और को भी मनमानी नहीं करने देंगे। ठीक, आपके कुछ कारकुनान भी गिरफ्तार हुए हैं, महमूद रशीद साहब के साहबजादे हैं डॉक्टर हसन महमूद, उनको भी गिरफ्तार किया गया, क्या वजह बनी इसकी? मुझे एग्जैक्ट इंसिडेंट का नहीं पता, मैं ऐसी कहूँ आज गिरफ्तार की जी, उनकी गिरफ्तारी देखिए ओवरऑल देखिए एटमॉस्फेयर आज इस तरह का था। देखिए मैं खुद मियाँ वाली से काफिला लीड करके निकला हूँ। देखिए ये थोड़ा होता है कि खुद भी जो है ना अवॉइड करना पड़ता है। अब देखें बुनियादी हक था, एनओसी मौजूद था, बाकायदा हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी कि कोई अनड्यू हैरेसमेंट कॉज नहीं करेंगे, फिर भी मेरे दोनों इंटरचेंजेस सी पैक के बंद थे, कोर्ट बेलियां वाला भी बंद था, अब दाऊद खैल का भी। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थी, या तो मैं उधर पुलिस वालों से लड़ पड़ता कि नहीं जी मुझे चढ़ने दो, मैंने दूसरा ऑप्शन इख्तियार कर लिया। मैंने बजाय इसके कि इस्लामाबाद वाला बंद किया हुआ था, मैं DI खान वाली तरफ से चढ़ गया और मैं ऊपर से घूम के दोबारा उसी रूट पे आ गया। तो ये अब खुद थोड़ा सा मौके की मुनासिबत से भी ऑल्टर करना पड़ता है। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल हुई, फिर जो साफ़ी हैं फहाद, वो कह रहे हैं कि जलसागाह के आसपास सारी चीज़ें बंद की हुई थी, खाने पीने के लिए लोगों को चीज़ें मैसर नहीं थी, वो पाबंदी लगी हुई थी। सर इससे हुकूमत हासिल क्या करना चाह रही थी? और सेकेंडली ये कि मैंने कभी इस तरह इतना ज़्यादा जो है ना वो एक्टिव नहीं देखा जो आज मुझे इंतज़ामिया एक्टिव दिखाई दी कि लम्हे और मिनट्स बाकायदा तौर पर PTI के गिने जा रहे थे कि 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 20 मिनट रह गए, 5 मिनट रह गए। इतनी एक्टिव सर अभी पिछले रिसेंटली 3-4 जलसे हुए हैं, वहाँ पर मुझे नहीं इस तरह से एक्टिव दिखाई दी इंतज़ामिया। देखिए इसकी बुनियादी वजह जो है वो 9 मई के वाले मामले हैं, क्योंकि उसके बाद से सब जो है वो एक्स्ट्रा केयरफुल हो गए कि जो है मुल्क के अंदर दोबारा कहीं इंतशार ना फैलाया जा सके, और उसकी वजह से आपको ये तमाम मामला नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक इंटरनेट बंद थी वो तो देखें इनकी अपनी सेफ्टी के लिए किया गया था, और वो सिर्फ उस इस्लामाबाद में इंटरनेट चल रही थी, सिर्फ उस जगह पर्टिकुलर जगह के ऊपर इंटरनेट शायद बंद हुई है, और वो सिर्फ इनकी सेफ्टी के लिए किया था कि वो कोई सिक्योरिटी का इंसिडेंट ना हो जाए। तो ऐसी कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी क्या आप लोगों के पास? नहीं, देखें मुल्क के अंदर हालात आपको पता है कि बहुत ज़बरदस्त जो नहीं है सिक्योरिटी की, जब से ये वापस ला के उन लोगों का बात किया गया है, तो वो उस तरह के थ्रेट्स तो मौजूद है, तो वो उसके सामने रख के फिर ये सारा मामला। अच्छा सर, अब ये जो बिल आया, अब एग्जैक्टली 2 दिन पहले एक बिल आ गया जिस पे इस्लामाबाद में जलसा करने पर वो 3 साल और फिर उसके बाद आगे 7 साल 10 साल अगर आप इजाज़त नहीं लेते हैं, वो वाली सज़ाओं का मामला हो गया, और खिलाफ वर्जी करने पर सज़ाएं होंगी। तो अब क्या होगा, क्योंकि अब टाइम तो ओवर हो गया अकॉर्डिंग टू द बिल, तो क्या फिर अब जो PTI की क़यादत है या जो कारकुनान है उनके ऊपर मुकदमे बनेंगे, गिरफ्तारियाँ होंगी, होगा क्या? देखिए वो जो बिल है वो सेनेट ने पास किया, उसको नेशनल असेंबली ने पास नहीं किया। नेशनल असेंबली पास करेगी, फिर सदर प्राइम मिनिस्टर हाउस से जाएगा प्रेसिडेंट को समरी, जब प्रेसिडेंट साइन करते हैं तब फिर वो कानून बनता है। तो वो कानून अभी बना ही नहीं है। कर चुके हैं जरदारी साहब उसको साइन, कल हो चुका है साइन। अगर नेशनल असेंबली से पास हो गया तो फिर क्या कहते हैं, कल साइन भी हो चुका है, वो बन चुका है कानून। सिर्फ उसके ऊपर एक जो कंफ्यूजन आ रही थी वो ये था कि कल साइन हो गया तो क्या कल से इंप्लीमेंट होगा या मंडे से इंप्लीमेंट होगा, सिर्फ ये एक शेक आ रही थी। गजट निकलता है, जी वो भी हो गया सर, सब हो गया है। अगर गजट निकल चुका है तो फिर ज़ाहिर है क्या कहते हैं, फिर तो वो हो सकता है, लेकिन उसी वक्त से हो जाता है। लेकिन ये बात ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे, देखें ये जो 3 साल 7 साल 10 साल ये सज़ा, ये कोई ऐसी सज़ा नहीं है कि आपने किसी को पॉलिटिकल वर्कर को पकड़ा उसको 10 साल के लिए अंदर कर दिया। जी जो प्रोविंशियल मामलात हैं उधर ये वाले कानून मौजूद है
कि आपने अगर जो है वो इंतशार फैलाया या जलाओ गिराओ किया तो आपको इतने साल सजा हो सकती है। जी। इस्लामाबाद में ऐसा कानून मौजूद नहीं था, इसलिए ये वाला बिल सर, लाया गया। दफा 144 तो थी, वो नाफिज हो जाती। दफा 144 वैसे उसके निफाज के दौरान मुझे याद है आप लोगों ने तो जलसा किया था, खैर दफा 144 नाफिज थी उस वक्त दफा इस्लामाबाद में। 144 का निफाज और ये जो कानून है, ये इसमें बहुत फर्क है ना। दफा 144 का मतलब तो ये कि आप नहीं कर सकते ना, लेकिन अगर आपने कानून को तोड़ा या जो भी किया तो फिर उसके बाद उसकी सजाएं। ठीक सर, ये एक बिल आ गया, आप लोगों के इल्म में भी है सारा का सारा। फिर डीसी साहब ने बड़ा सख्त ऐलान भी कर दिया कि अब क्योंकि कानून तोड़ा गया है तो फिर अब सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी, सजाएं भी होंगी। तो ये आप लोगों के इल्म में था, उसके बावजूद भी जो एक मुकर्ररा टाइम दिया हुआ था उसकी खिलाफ वर्जी की गई। तो अब आप लोगों की क्या हिकमत अमली होगी नेक्स्ट? देखिए, ये तो ऐसे लग रहा था जैसे कमरा इम्तिहान में बैठे हैं और हर मिनट बाद जो है ना टीचर कह रहे हैं अब 5 मिनट रह गए हैं, अब इतने मिनट रह गए हैं, पेपर बस ख़त्म करें, पेन्स डाउन करें। देखिए, पॉलिटिकल एक्टिविटी है, पॉलिटिकल एक्टिविटी इस तरह नहीं होती, रूम देना पड़ता है। चीज़ें होती हैं, जब लोगों ने आना है उन्होंने इनकलाबी करना है, जब हज़ारों का लाखों का मजमा हो, एक तरतीब होती है चीज़ों की, और इसमें इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से। वो जलसा कम अज़ कम उसके मुताबिक कर लेते तो उससे ये होता है आप लोग के कम अज़ कम रास्ते खुल जाते। रास्ते आपने अपने लिए मुश्किलात बना ली हैं। नहीं, इसमें कोई मुश्किलात नहीं बनाई। देखें, ये तो इन्होंने सारा कुछ करके मेरे ख्याल से अनड्यू हाइप दे दी है, ठीक है, जो शायद इतनी खबर ना बनती, जिस तरह से वो मीडिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। यानी आप मान रहे हैं कि जिस तरह की पीटीआई के एक तरह इम्तियाज रहा है, जिस तरह के जलसे रहे हैं माजी में, उस तरह का ये जलसा नहीं था। अगर हुकूमत इसमें अपना हिस्सा न डालती तो शायद ये अपनी खबर ना बनती। ये बड़ा आसान है, अभी सेलुलर कंपनीज को फ़ोन कर लें, सिम्स का खाली डाटा निकाल लें, आपको हैरानगी होगी। खान साहब की क़यादत के बगैर, खान साहब की मौजूदगी वाले जलसों का नंबर निकालें और ये खान साहब की गैर मौजूदगी वाला इस्लामाबाद का जलसा, आपको खुद फ़र्क नजर आ जाएगा। मजम्मत करेंगे सर जो कुछ स्टेज पर बहैसियत वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब बातें करके गए? नहीं, देखिए, उन्होंने उसमें क्या कहा है, 9 मई से पहले उनके साथ क्या किया गया, उसमें क्या गलत कहा है? उन्होंने कहा मेरे पास ऐसी ऐसी बातें मैं लाहौर के जलसे में बताऊंगा। वो कहते हैं ये 9 मई वाली नफरत पहले भी मौजूद थी। अगर कहा है कि वो क्या झूठ बोल रहे थे और मुगल्लिज़ात। देखिए, हर किसी के बोलने का एक स्टाइल। देखिए सर, एक वज़ीर आला का स्ट्रेचर भी होता है ना। देखिए, हम अगर पंजाब में बैठे हम और अंदाज में बात करेंगे। KPK वाला जब उर्दू में बोलता है वो और तरह से बोलता है, उसकी वो जैसा थोड़ी सी भी बात भी ज़रा सख्त लगती है। डायलेक्ट का भी फ़र्क है, चीज़ों का है, सारी चीज़ों को ज़रा बैलेंस करें। काबिल मज़म्मत है गाली। सर, गाली वो चाहे आप उर्दू में दें किसी और ज़बान में दें, गाली जो है ना वो गाली। अब सर मैं उसको चला नहीं सकती, मेरे लिए वो इतनी काबिल मज़म्मत बात है तो मैं आपको बता कैसे सकती हूँ कि वो गालियाँ क्या दे रहे हैं। लानतें दे रहे हैं सर, वो गालियाँ दे रहे हैं। मैं ब्रेक में चाहूंगी कि आपको मैं सुनवा दूँ ताकि आप सोचें कि क्या इसकी मज़म्मत करनी चाहिए या नहीं। अफनान साहब, वैसे ये हर दफ़ा तो हमारे पास आप लोगों के अपने नंबर्स आ जाते हैं, PTI के अपने नंबर्स आ जाते हैं, तो इस बार आप लोगों ने कैलकुलेट किया कितने लोग थे? देखिए, मेरा अपना अंदाज़ा ये था कि तकरीबन 7 से 10 हज़ार लोग ज़रूरत है। 7 से 10 हज़ार 7 बजे के करीब। ठीक, क्योंकि उस वक्त मैंने सारी फुटेज वगैरह जो है वो रिव्यू की थी। मेरा अंदाज़ा ये कि और ये वो लोग थे जो जलसागाह के अंदर आ चुके थे, जो अंदर आ चुके थे, बाहर वाले नहीं थे। बाहर वाले नहीं थे। और ये आप बाहर वाले कहाँ से गिन सकता हूँ? 8 से 10 हज़ार लोग जो मजमा इकट्ठा हो गया PTI का, कामयाब 7:30 बजे के 7:30 बजे। तो आपके मुताबिक कामयाब था इतना? अगर देखिए, मेरा ख्याल है कि ऐसी सिचुएशन में PTI की, देखिए मेरा ख्याल है कि एक डिसेंट था हिस्सा जलसे का, कोई तारीखी जलसा तो नहीं था। ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में जो है वो एक डिसेंट जलसा इन्होंने किया, इस तरह आप कह सकते हैं। सही सर, लाए अमल क्या होगा? अब आपका जलसा तो हो गया फाइनली, आगे क्या? जलसा एक स्टेप है, ठीक है ना, स्टेप पे आगे फर्दर जलसे होंगे, मोबिलाइज कर रहे हैं, साथ सिस्टम को भी टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपने भी वाटर्स को टेस्ट कर रहे हैं और चीज़ें आगे मूव करेंगी। देखें, पॉलिटिकल स्पेस ओवरऑल, देखें नून लीग भी एक पॉलिटिकल जमात है, पीपल्स पार्टी भी पॉलिटिकल जमात है, उन्होंने अपने फैसले करने, हम अपने फैसले कर रहे हैं। मगर जो हम जिस तरह से कह रहे हैं कि हम जो है वो NOC हमें मिले या ना मिले, हम पंजाब में जलसा करेंगे, तो ये भी क्या ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट था या NOC मिल जाना है? ये उन सारी बातों से अलग बात है। देखें, हवाएं बदल रही हैं और NOC भी मिल जाएगा, ठीक है, 22 दूर नहीं है, चीज़ें होएंगी। मगर पॉलिटिकल पार्टीज का सोचने का क्या सवाल है कि हम अपनी पॉलिटिकल स्पेस ना खत्म कर दें। मेरे लिए आप वजाहत कर दें कैसे
बदल रही हैं हवाएं, क्योंकि जो स्टेज से बातें हुई हैं ना, उससे तो मुझे कहीं पर भी वो तासुर नहीं दिख रहा कि हवाएं बदल रही हैं। देखिए ओवरऑल आपने देख लिया, साल से 9 मई का बयानिया चलाया गया, ठीक है, उसका रिजल्ट एंड रिजल्ट क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, कुछ भी नहीं हुआ। बदले में आपने एक गवर्नमेंट को बिठा दिया, फरवरी ऑनवर्ड 6 महीने हो गए, इतना आपने उस गवर्नमेंट को पैम्पर किया, सारे मामलात किए, फॉर्म 47 से दे के हर तरह की कोशिश कर ली, वो डिलीवर नहीं कर सकी। मुझे काम की बात बताएं ना सर, आपने कहा हवाएं बदल रही हैं सर, तो हवाओं का रुख कैसे बदल रहा है? जहां से हवाओं का रुख बदलता है वो गवर्नमेंट लाने वालों के लिए अब बोझ बन चुकी है, ठीक है, तो दे आर हैविंग सेकंड थॉट्स, तो सेकंड थॉट्स जब होंगे तो खुद ही जगह बनती आएंगी। नहीं, सेकंड थॉट जो है वो आप तक पहुंचाई गई है क्या? देखिए ओवरऑल, देखिए हम सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं ना, बैठे हैं, देख रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, तो मुझे तो बेहतर चीज़ें नहीं नजर आ रही। मैं समझ रहा हूँ कि नून लीग ने बड़ी गलती की फरवरी में ऑप्ट करके इस स्टेज पे, दोबारा इलेक्शन में चले जाते इससे बेहतर ऑप्शन होती, ठीक है। अफनान साहब, सेकंड थॉट आ रही है और सोचा जा रहा है सेकंड ऑप्शन की तरफ? कौन सा सेकंड ऑप्शन? सर जो बात कर रहे हैं आप, इतने ना समझ तो नहीं है कि आपको मेरी बात ना समझ आ रही हो? मुझे समझ में तो आ गई है। मैं देखिए दूसरा ऑप्शन जो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन दोबारा से कॉल करने वाला, वो ऑप्शन मेरा ख्याल है इतनी जल्दी वायबल नहीं है कि एक इलेक्शन हो उसके बाद, और वो ख़ास बिलखुसूस अगर आपने इलेक्शन दोबारा में जाना है तो जो बहुत सारे मामलात हैं वो सियासतदानों को पहले तय करने चाहिए, वरना फिर इलेक्शन होगा, फिर हम एक दूसरे को कहेंगे कि ये नहीं होनी। तो बेहतर ये है कि उन मामलात को पहले रिजॉल्व करें, अगर कोई कानून साजी करनी है वो कर लें, और उसके बाद फिर अगर जब अपना टाइम आएगा, वैसे तो उस टाइम भी अब होगा इलेक्शन, लेकिन पहले ये मामला जरूर करने चाहिए। हवाओं के रुख बदलने पर वैसे ख्वाजा आसिफ साहब बड़े ही क्लियर लाइन लेते हैं और वो कहते हैं नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, दोनों में मौजूद हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं। उमर साहब, आज पीटीआई के जो सदर हैं परवेज़ इलाही साहब, वो नहीं नज़र आए जलसे में, शिरकत नहीं की उन्होंने। आरिफ अलवी साहब भी नज़र नहीं आए, रीज़न? परवेज़ इलाही साहब तो जी जिस तरह से आपको पता है कि मुख्तलिफ केसेस में बेल पे हैं फॉर मेडिकल रीजंस, और जब वो बाहर आए थे उनकी रिब्स फ्रैक्चर हुई हुई थी, तो वो उस वक्त से किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। खाली एक ही दफ़ा वो गुजरात ईद के मौके पे गए थे जब उनकी पब्लिक अपीयरेंस थी, अदरवाइज तो वो घर पे। अलवी साहब का आइडिया नहीं, अलवी साहब जनरली तो इस्लामाबाद आते जाते रहते हैं, आज का आइडिया नहीं। वैसे तो जलसा बहुत बड़ा था, मगर ज़ाहिरी बात है कि एक प्रेसिडेंशियल रोल में रहे हुए हैं, शायद इसके पीछे कोई और हिकमत अमली हो। सही। सर, ये बैरिस्टर सैफ जो हैं वो कल बड़ी उन्होंने तनकीद की है मौलाना साहब पर। वो कह रहे हैं कि मौलाना साहब की कोई ज़रूरत नहीं है पीटीआई को, वो समधी को गवर्नर और भाई को सेनेटर बनवाने के लिए हुकूमत से मिल गए हैं। किस बुनियाद पर बात कर रहे हैं ये? देखिए ज़रूरत की तो पता नहीं अब उन्हें किस कॉन्टेक्स्ट में किया। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को कभी भी एक दूसरे की ज़रूरत नहीं होती, हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना इंटरेस्ट वॉच करना है। मौलाना साहब अपना इंटरेस्ट देखेंगे जिधर उन्हें बेहतर नजर आएगा, मगर मैं समझता हूँ इस वक्त अगर लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करनी है तो आपको उसी नैरेटिव पे खड़ा होना पड़ेगा जिस पे इस वक्त तहरीक इंसाफ खड़ी है। अगर शॉर्ट टर्म खेलेंगे, अगर किसी पावर शेयरिंग फार्मूला में चले जाते हैं तो उनको ऑलरेडी जो उनकी सियासत केपीके और बलूचिस्तान में मार्जिनलाइज हुई है वो और ज़्यादा मार्जिनलाइज हो जाएगी। तो फैसला तो उनका अपना है, उनकी अपनी जमात है, जिस तरह से मर्जी करें। तो सर हो गई है फाइनलाइज, चीज़ें हो गई हैं कि गवर्नर और सेनेटरशिप JUIF को दी जा रही है क्या? क्योंकि मेरे प्रोग्राम में JUIF के लोग आकर बारहा कहते रहे कि हुकूमत की तरफ से उनको ऑफर्स तो बहुत हैंडसम की जा रही है, लेकिन वो आएंगे नहीं आपकी तरफ। देखिए इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जमात उलमा इस्लाम जो है वो हुकूमत के हक में वोट डालेगी आने वाले दिनों में। और टर्म्स यही हैं जो बैरिस्टर सैफ बात कर रहे हैं? देखिए ज़ाहिर है उनको हमने अपना इत्तेहादी बनाने के लिए और उनको इस पूरे जो कंसोर्टियम उसमें हिस्सा देने के लिए कोई ना कोई कंसेशंस तो दिए हैं, लेकिन उसकी डिटेल आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगी। लेकिन इंशाल्लाह मुझे पूरा। अच्छा सर, ये जो अभी आईनी तरमीम आप लोग लाने वाले हैं उसके लिए वोट में सपोर्ट करेगी आपको JUIF? जी इंशाल्लाह। अच्छा, और दूसरा ये जो आप लोग कमिटमेंट्स अगर आपने कर भी ली हैं आगे, तो ये आपने किस बेस पे की है? क्योंकि जिन चीज़ों के ऊपर बात हो रही है वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। नहीं देखिए वो सारों को ऑन बोर्ड करके ही पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है। नहीं वो सबको ऑन नहीं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगी वो सारी खाली हमारी नहीं, मैं ऑफर्स की बात कर रही हूँ जो आपने JUIF को जो ऑफर की है, गवर्नरशिप की, वजारत की, सेनेटरशिप की, तो ये आपने पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लेकर ये ऑफर्स की हैं सारी तमाम, और पीपल्स पार्टी अग्री है इस पर। देखिए तमाम चीज़ों में हमने अपने तमाम अलायंस को ऑन बोर्ड रखा है, उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता था ना। अदरवाइज तो हम कैसे करते।
तो वो उसमें तमाम जो मेजर जो उनकी लीडरशिप है उनको ऑनबोर्ड किया गया और उसके हिसाब से जो है मामले को लेके तो चलेंगे यानी नेक्स्ट वीक आप कह रहे हैं JUIF आप लोगों के साथ नजर आएगी इंशाल्लाह। और हमारी इंशाल्लाह जो है वो 2/3 मेजॉरिटी सेनेट में और नेशनल असेंबली में भी हो गई है। सही सर, कैसे? PTI के लोग भी तो चाहिए होंगे आपको? सेनेट में तो नहीं चाहिए होंगे। नहीं, सेनेट में नहीं चाहिए होंगे, नेशनल असेंबली में तो चाहिए होंगे। देखिए नेशनल असेंबली में जो है वो इनके मुख्तलिफ किस्म के मामलात हैं, तो वो उसमें देखेंगे कुछ इंडिपेंडेंट भी हैं बहुत सारे इनके लोग, उधर से शायद हमें सपोर्ट मिल जाए, लेकिन हमारे नंबर अब पूरे हैं इंशाल्लाह। बातचीत चल रही है या आप तो फॉर श्योर हैं कि नंबर्स पूरे हो गए, यानी बातचीत भी हो चुकी है? हमारे कुछ दिन 2-3 दिन से जो है वो हमने अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक नंबर्स पूरे हैं हमारे। पर सर आपकी नॉलेज में है ये नंबर्स वहाँ पूरे हो गए तो ऑब्वियसली फिर आपके हिस्से से कुछ निकाल कर ही अपने नंबर पूरे किए होंगे। देखिए हमारे हिस्से में से जाएगा तो मेरे ख्याल से ये जो है ना जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगा कि देखिए एक दफ़ा फिर हम इनकरेज करेंगे लोगों को फ्लोर क्रॉसिंग पे, चाहे जिस तरह के भी हो। अभी आप उनका स्टेटस इंडिपेंडेंट रख के वोट किसी तरह से काउंट करा भी लें, सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट से भी शायद निकल जाए, मगर एक तो उन लोगों की सियासत मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। मगर फर्दर इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिस तरह की ये लाना चाह रहे हैं अल जहाद ट्रस्ट केस के बाद, उसने स्टैंड ही नहीं करना। बात है इसने फ़ौरन चैलेंज हो जाना है और इसी सुप्रीम कोर्ट ने, आप लिख लीजिएगा, इस अमेंडमेंट को उठा के बाहर फेंकना है। तो ना इससे इन्हें कुछ हासिल होगा, साथ ही साथ जो बेवकूफ़ी करेगा, इस बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश करेगा, वो अपने हाथ भी गंवा बैठेगा। ठीक ठीक सर, ये पंजाब वाला मामला था फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से, 63A वाला जो सारा मामला था, फिर उसके हवाले से भी क्या रिव्यू कमिंग वीक में लग रहा है कि मामला फिर यहाँ से भी आप लोग देख रहे हो और वहाँ से भी हो रही हो चीज़ें अदालत में? देखिए 63A वाला मामला तो इस पे था ना कि आपके चीफ मिनिस्टर की जो इलेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से, फिर यहाँ पर भी तो क्या वो रिव्यू में जा रहे हैं? देखिए 63A का फैसला जो था ना वो पहले उन्होंने ये दिया था, मामला लग रहा है अदालत में नहीं, अभी मेरा नहीं ख्याल हम लोग इसमें कोई रिव्यू में जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता दूं कि 63A के ऊपर पहले फैसला ये दिया गया था कि क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी के लीडर हैं तो वो लीडर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। तो उधर उस वक्त ये रीज़न ली गई थी कि क्योंकि इन्होंने पार्लिमानी पार्टी को चलाना है तो इसलिए इसको ये नहीं हो सकते। मगर जब मामला आया पंजाब में इलेक्शन का तो फिर उन्होंने कह दिया कि जी नहीं, इस दफ़ा पार्लिमानी लीडर, पहले पार्लिमानी पार्टी का लीडर होता है, इस दफ़ा पार्लिमानी लीडर करेगा फैसला। तो इसके ऊपर तो ऑलरेडी बाम बहुत ज़्यादा है। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो कुछ कहता है, एक दूसरा कुछ और। सर आप लोग इसमें रिव्यू में ऑलरेडी गए हुए हैं ना, मैं यही तो कह रही हूँ कि वहाँ का फैसला तो मौजूद है, तो क्या इसकी लगने वाली है क्योंकि अदालत में समाअत वगैरह होने वाली है इस वीक में? तो देखें अदालतें ही फिर इसके ऊपर रजिस्ट्रार ही इसके ऊपर कर सकता है, रोशनी डाल सकता है, लेकिन ये फैसला किसी ना किसी टाइम पे आपको सेटल करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। इसके अंदर देखिए ना, आपने ये कह दिया कि जी आपका वोट डलेगा मगर काउंट नहीं होगा। अब ये दुनिया में कहीं इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। सर, लेकिन उसके लिए मसला ये है ना कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर आपके मामलात फाइनलाइज हो गए हैं, आप लोग जो अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं उसके लिए आपको जो मेजॉरिटी चाहिए, तो जब तक ये फैसला बरकरार है, ये पंजाब वाला फैसला जो बरकरार है, तब तक तो कवर मिला हुआ है PTI को। उनके अगर लोग करेंगे तो वो आपको फ़ायदा तो नहीं पहुँचेगा? नहीं, वो इंडिपेंडेंट भी है ना इनके, तो उनके अब कोई नया फैसला आ जाए तो मैं उससे कुछ नहीं कह सकता कि फिर पार्लियामेंट लीडर या कोई और हो जाए। इंडिपेंडेंट कितने? 9 है तकरीबन। अगर वो कुछ छोटे मोटे इंडिपेंडेंट नहीं है, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, इस तरह के। एग्जैक्टली, मैं यही कहने वाली थी, बैरिस्टर गौहर है उसमें, उमर अयूब है उसमें, मामला आएगा तब शेर अफजल मरवत है गालिबन उसमें, जुनैद अकबर, ठीक। तो वो ये मामला आएगा तब भी उस वक्त जब भी देखेंगे वोट के टाइम पे क्या होता है, लेकिन हमने जो अपनी रिसर्च की हुई है उसके अंदर हमारा नंबर्स पूरे। सर वैसे आप लोग इस पे होमवर्क कर चुके हैं? आप लोगों को मालूम है कि अगर ये होने जा रहा है तो कौन कौन लोग हैं? देखिए हमने अपने पोटेंशियल सेफगार्ड्स को अडॉप्ट किए हैं, जिन्हें ये समझते हैं वो इस वक्त मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखे हैं, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, इंसान के अंदर तो बंदा घुस के नहीं देख सकता, मगर है कि लोग अभी भी उन्होंने कमिटमेंट अपनी शो की है कि खान साहब के साथ खड़े हैं, खान साहब के विजन के साथ खड़े हैं, और हर किसी को नज़र आ रहा है कि फ्यूचर डाउन द लाइन इलेक्शन खड़ा है। और इस इलेक्शन ने जो कर दिया है ना, देखें हम खुद ये इलेक्शन के प्रोसेस से आए हैं, और मतलब मैं तो ख़ास तौर पे, मेरा तो एंड मोमेंट पे हल्का भी चेंज हुआ, मैंने किसी और हल्के से लड़ना था, दूसरे हल्के से लड़ा, और जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला, देखिए लोग खान साहब के साथ है, कैंडिडेट चीज़ें मैटर नहीं करती, ये अब बड़े बड़े इलेक्टेबल्स को पता है। तो ये शिप, आपने एक जो इम्पोर्टेंट बात की ना कि हुकूमत ने जिन लोगों पर तकिया किया हुआ है वो यहाँ पे है ही नहीं, कौन लोग हैं सर वो? कौन लोग बाहर हैं? मतलब जो पोटेंशियली जिनको टारगेट कर सकते हैं, हमारे काफ़ी सारे MNAs इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। बताइए देखिए कौन? थ्रेट
की इन्वायरमेंट है ना, देखें बहुत सारे बैठे हैं, अब एक का नाम लेके वो फिर वो आप टिकर चला देंगे। जो बाहर बैठे हैं मैं तो उनका पूछ रही हूँ, ये इनके पास है, ये FIA को कहेंगे पूरी लिस्ट आ जाएगी। 10-12 लोग इसमें मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, हमारे MNAs नहीं आ रहे, सेशन चल रहा है, किधर हाजिरी में आपको नहीं नजर आएंगे। और आपको लगता है कि वो आकर वो सपोर्ट करेंगे? अगर वो आ गए तो, अगर ये जिस तरह से कह रहे हैं कि हमारा नंबर वो, तो तब भी पूरा हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं पूरा हो सकता। तो अफनान साहब ऐसे ही है, उन्हीं लोगों को तकिया किया हुआ है आपने? इसके बाद डिटेल में तो ज़्यादा नहीं जाऊंगा कि कौन है कौन नहीं है, वो तो जब ये वोटिंग का टाइम आएगा तब पता चले इतना बता दें, बाहर से लोग आएंगे या जो मौजूद हैं वही आके आपको सपोर्ट करेंगे? ये नहीं बताऊंगा, ये जब वक्त आएगा तो उसी वक्त ही मामला जो है सबके सामने आ जाएगा कि कौन इन्वॉल्व है। लेकिन देखिए बात ये है कि इमरान खान साहब जब ये सारे काम करते रहे इससे पहले माजी में जी, उस वक्त तो किसी ने कुछ नहीं कहा, यही अदालतें सारा कुछ जो थी इन्होंने सारा कुछ बल्कि फैसिलिटेट किया। और अब जो है वो, लेकिन सर जब आप लोगों ने किया तो आप लोगों को कह दिया ना, वो आपको मानना तो पड़ेगा जो अदालतों की तरफ से अदालतों के फैसले मानते हैं। मैं वैसे ये कह रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अफनान साहब, थैंक यू सो मच। उमर साहब आपका बेहद शुक्रिया, दोनों मेहमान साथ में बहुत अहम गुफ्तगू हो रही थी। चौधरी शाफिर हुसैन साहब भी साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर। वजीर सनद व तिजारत हैं, सरमायागारी हैं, बहुत शुक्रिया सर। मुझे सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए, आज PTI का जलसा हो गया, देखा आपने, क्या इसे कामयाब जलसा कहेंगे और ये कहेंगे आपके हुकूमत को फ़र्क पड़ेगा आज के जलसे से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने आज के जलसे की जो बात की, मेरे ख्याल में नॉर्मल ऑन एवरेज जलसा था। और पहले भी आपने देखा है कि किसी पार्टी के जो मतलब कि इससे बड़े जलसे हुए हैं उससे कोई ख़ास तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। और सर अगर माजी के जलसों से मवाजना करते हैं आप PTI के जलसों को के जलसों से, तो फिर कैसा देखते हैं इसको? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कोई ख़ास कोई इकट्ठा हुआ है, ज़्यादा KPK से ही लोग आए हैं। और कोई एज सच मैं समझता हूँ कि अगर आप पहले से कंपैरिजन करें तो इतना कोई वो नहीं था। और जलसे जो हैं वो मैं समझता हूँ कि हर पार्टीज़ के होते रहते हैं जी, तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए। और जहाँ बात है PTI की, अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो 8-9 साल इनकी KPK में गवर्नमेंट रही है और एक कोई जनरल हॉस्पिटल तो बना नहीं सके। फिर उन्होंने कहा कि जो वहाँ पर ये ट्रेन ट्रांजिट वहाँ पर बना रहे थे, इन्होंने कहा कि पंजाब से सस्ती बनेगी, वो पंजाब से महंगी बन गई। और मैं समझता हूँ कि जितनी करप्शन पंजाब में PTI के दौर में हुई है उतनी करप्शन तो पहले कभी भी नहीं हुई। पोस्टिंग में पैसे लिए गए, भर्तियों पर पैसे लिए गए, जी, प्रमोशंस के ऊपर पैसे लिए गए। चौधरी साहब, आपके वालिद और काफिले के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन साहब सर पिछले दिनों सियासी दर्जा हरारत को कम करने के लिए, इस तनाव को कम करने के लिए इस्लामाबाद आए, काफ़ी अहम लोगों से उन्होंने मुलाकातें की, सियासी शख्सियात से मुलाकातें की, सीनियर जर्नलिस्ट से उन्होंने मुलाकातें की। तो सर ये इन मुलाकातों का एजेंडा क्या था? एक तो ये था कि काफ़ी बीच में काफ़ी गैप आ गया था, इनका विजिट नहीं हुआ इस्लामाबाद। तो यही प्लान था कि इस्लामाबाद जाकर तो सारी जो सियासी जमातें हैं उनसे बातचीत की जाए। पास्ट में भी आपको पता है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब का सारों को इकट्ठा करने का बड़ा रोल रहा हुआ है, ताकि ये रोज़ाना की जो लेग पुलिंग है इसको ख़त्म किया जाए और एटलीस्ट जो 4 साल है उसमें जो है जो मौजूदा हुकूमत है उसको जो है काम करने दिया जाए। और जो अपोजिशन जमातें हैं उनसे भी बात करने का यही मकसद इनका था कि ताकि कोई अपनी जो एडवाइस या कोई मशवरा है बजाय के रोज़ाना जो है वो एक ही बात चलती आ रही है। तो सर ये जो मुलाकातें हैं ये फिर PTI के हवाले से भी सोच रहे हैं, उनकी क़यादत से भी मुलाकातें करें कि या अब तक कोई राब्ता वगैरह हुआ है PTI से? वो तो डिपेंड करता है ना, अगर कोई PTI का कोई राब्ता करता है तो फिर ही मामला आगे चल सकते हैं, वरना तो अभी फ़िलहाल तो मुश्किल ही। नहीं चौधरी साहब, मसला ये है कि आप सियासी दर्जा हरारत जो है उसको कम करना चाहते हैं, लेकिन आपकी ख्वाहिश भी है कि वो आपसे राब्ता करें। तो सर जब तक उनको ऑनलाइन नहीं लेंगे, ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, तो तब तक ये सियासी तनाव को कैसे कम करेंगे? वो बात आपको पता है कि वो करना नहीं चाहते। और दूसरा ये है कि वो यहाँ तक अपनी पार्टी को, अपनी पोजीशन को खुद लेके आए हैं, तो इसमें मैं समझता हूँ किसी का कसूर नहीं है, इनका अपना कसूर है। और सर परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत के बाद चौधरी साहब से मुलाकातें हुई हैं उनकी? जी, मेरे ख्याल में कोई टोटल शायद 1 या 2 बार ही सर मुलाकात हुई है। और उनकी रिहाई में भी शुजात साहब का किरदार है सर, उनकी रिहाई में, ज़मानत में? ऑब्वियसली मतलब कि उनकी ख्वाहिश तो थी कि वो निकल आए और
आपको भी पता है कि इस ख़ानदान की जो सियासत है वो जो दूसरी साइड है, जो प्रेस साहब वाली साइड है, उन्होंने 2 साल पहले डिसाइड कर लिया था कि सियासत अपनी अपनी। तो मेरा और सालिक हुसैन साहब का और शुजात साहब का तो हमेशा दिल था कि हम इकट्ठे चलें। काफ़ी अर्से से जो है उन्होंने तय कर लिया हुआ है कि वो इकट्ठे हमारे साथ जो है नहीं चलना चाहते। सर, परवेज़ इलाही साहब की और चौधरी शुजात साहब की जो मुलाकात हुई, तो मुलाकात के दरमियान बातचीत क्या हुई वैसे? बल्कि मुलाकातें हुई? खैर कोई बात नहीं हुई, वो पर्सनली बातें होती रही और तो कोई इतना कोई ख़ास तो कोई बातचीत नहीं हुई। तो सर, सियासत के हवाले से, या जब आप कह रहे हैं कोई बात नहीं हुई, तो क्या कह सकते हैं हम कि मुस्तकबिल करीब में एक साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर इसका कोई इम्कान ही नहीं है? जो वाक़यात मैंने देखे हैं और जो उनके बयानात मैंने देखे हैं हमारे बारे में, तो उससे तो यही लग रहा। उससे ये लग रहा है कि मुस्तकबिल में आपको साथ चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी कि। सर मुझे बताइए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मरीम नवाज साहिबा ने अभी बिजली की कीमतों में 14 रुपए का रिलीफ देने का ऐलान किया। ये 2 माह के लिए रिलीफ दिया गया। फिर उसके बाद खबरें आई कि IMF ने इस सारे मामले के ऊपर एतराज़ किया है कि क्या सर ये एतराज़ के बाद जो सब्सिडी थी, टारगेटेड सब्सिडी थी, अब 1 महीने की सब्सिडी तो मिल गई, क्या अगले महीने के लिए लिफ्ट कर रहे हैं या फिर वो पूरी मिलेगी पंजाब को? नहीं, इंशाल्लाह जारी रहेगी। ये बेसिकली जो डेवलपमेंट के फंड्स थे और मुख्तलिफ जो फंड्स लगने थे उनको उनमें कमी ला के जो है ये रिलीफ दिया गया और इंशाल्लाह 2 महीने के बाद जो है मज़ीद जो है इस पर काम होएगा। इसमें जो है पंजाब गवर्नमेंट जो है इसी साल जो 200 यूनिट वाले सार्फिन हैं उनको फ्री सोलर पैनल्स दिए हैं, वो दिए जाएंगे। और जो 500 यूनिट वाले हैं जिनकी कंजम्पशन है बिजली की, उनको जो है बैंक से जो है इंस्टॉलमेंट्स पर जो है सोलर पैनल्स दिए जाएंगे। और जिस तरह बिजली के बिल बढ़ रहे हैं IMF की कंडीशंस की वजह से, इंडस्ट्रीज़ के भी और घरों के भी, तो इसका वाहिद हल जो है वो सोलर पैनल्स ही है। और एज ए मिनिस्टर अभी मैंने पिछले हफ्ते जो है जो चाइना की वन ऑफ द बिगेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप है उनके साथ एग्रीमेंट हमने जो है वो किया है। और इस साल के एंड में जो सोलर पैनल्स हैं वो पंजाब में जो है असेंबल होना शुरू हो जाए। इसके साथ साथ जो है अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, CM पंजाब ने अभी अपना घर अपना छत प्रोग्राम भी शुरू किया है, जिस 7 साल के लिए जो है वो 15 लाख रुपया दिया जाएगा। सही। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि आप सनत और तिजारत के वजीर हैं, तो सनतकार IPPs के जो मुआहदे हैं उसके हवाले से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत ने वादा भी किया नज़रसानी के हवाले से, अब तक क्या पेशरफ्त हुई है इस पर? जी, IPPs का जो आप पूछ रही है मेरे से, जो बेसिकली जो देखने वालों को पता होना चाहिए कि ये फर्नेस ऑयल से जो है ये बिजली बना रहे हैं। और जो फर्नेस ऑयल से जो बिजली बन रही है वो आवाम के ऊपर भी इफ़ेक्ट हो रही है। तो ये जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, इन्होंने IPPs में जो इन्वेस्टमेंट की थी उससे ऊपर ये बना चुके हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये जो प्राइवेट हैं कंपनीज़ 40 के करीब तकरीबन, ये इनको फौरी जो है बंद होना चाहिए। और इनको सोलर के ऊपर जो है, जो कि फर्नेस ऑयल सस्ती बिजली है, इनको सोलर के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बाकी रिमेनिंग पेमेंट्स हैं इन प्राइवेट कंपनीज जो महंगी बिजली बना रहे हैं जी, मैं समझता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है इनको देने की। बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी शाफी हुसैन साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, हम गुफ्तगू कर रहे थे। तो नाज़रीन, हुकूमत तो ये बातें कर रही है कि जब उनकी हुकूमत आ गई है तो उसके बाद अब मामलात सब अच्छा है की तरफ जा रहे हैं, और कुछ मामलात सब अच्छा है भी हो गए हैं। लेकिन पिछले 16 महीने की हुकूमत में और अभी पिछले 6 महीने में क्या हुआ है पाकिस्तान में, पहले ज़रा वज़ीर आज़म साहब की बात सुनिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। पाकिस्तान के अवाम को यानी आपको हम मुश्किलात से निजात दिलाने की पुरखुलूस कोशिश करें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान अब दिवालियापन से निकल आएगा। अब इंशाअल्लाह मैं आपको अल्लाह ताला के फज़ल करम से यकीन से कह सकता हूँ कि अब पाकिस्तान अपनी सिमत में आ चुका है। कठिन सफर है, मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह हम अपनी मंजिल को पहुँचेंगे। तो वज़ीर आज़म साहब मुसलसल 2 साल से यानी कौम को यकीन दिला रहे हैं कि मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मुल्क के अवाम जो हालात और ख़राब सूरत हाल को करीब से देख रहे हैं,
झेल रहे हैं इसे, वो तो मौजूदा सूरत हाल से इस हद तक मायूस हो चुके हैं कि हर हाल में मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क जाने के एक मौके के इंतज़ार में हैं। खुद हुकूमती आदाद शुमार इस संगीन सूरत हाल की गवाही दे रहे हैं। वजारत ओवरसीज़ ने इंकशाफ किया है कि गुज़िश्ता 5 साल में 1.3% पाकिस्तानी वतन छोड़ गए हैं। सेनेट इजलास में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से अगस्त 2024 तक 32,75,000 पाकिस्तानी बैरून मुल्क गए हैं। सेनेट इजलास में ही वजारत तालीम ने इस राज से पर्दा उठाया कि पिछले 10 सालों में बैरून मुल्क जाने वाले 3,000 PhD स्कॉलर्स में से 99 वतन वापसी के बजाय बैरून मुल्क में स्लिप हो गए। वजारत तालीम के मुताबिक 5 साल में PhD करने बैरून ममालिक जाने वाले 3,000 में से 65 स्कॉलर्स वापस नहीं आए, यानी गुज़िश्ता 5 सालों में तादाद में भी 2 गुना इजाफा हुआ है। महंगाई, मुश्किल हालात, मुस्तक़बिल के खदशात, इससे परेशान ऐसे ही लाखों पाकिस्तानी आज पहला मौका मिलते ही बाहर जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाने वालों के बढ़ते हुए रुझान और इस हवाले से सरकारी और निजी सर्वेस के आदाद शुमार हमें बता रहे हैं। 19 दिसंबर 2023 के गैलप पाकिस्तान के एक सर्वे में 56% अवाम की राय थी कि अगर मौका मिले तो वो मुल्क छोड़ जाएंगे। इस सर्वे में कम आमदनी को पाकिस्तान से हिजरत करने की सबसे बड़ी ख्वाहिश करार दिया गया है। 2022 में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के सर्वे में इंकशाफ हुआ था कि मुल्क की कुल आबादी में से 37% लोग बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, जिनमें 62% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का हिसाब किताब बताता है कि 2023 में माशी मसाइल और नौकरियों से परेशान 8,62,000 से ज़ायद पाकिस्तानी नौजवानों की रिकॉर्ड तादाद रोज़गार की तलाश में पाकिस्तान छोड़ गई। मुल्क छोड़ने वालों की ये तादाद 2015 के बाद सबसे बड़ी तादाद है। 2015 में ये तादाद 9,46,551 थी। 2022 में 8,32,000 पाकिस्तानी दियारे गैर चले गए थे। 2021 में ये तादाद 2,88,000 से ज़ायद थी, जबकि रवा साल यानी अगस्त 2024 तक तकरीबन 4,59,000 अफराद मुल्क छोड़ चुके हैं। तारकीन वतन में अफसोसनाक और ख़तरनाक हद तक बड़ी तादाद जो है वो डॉक्टर्स की है, इंजीनियर्स की है, फार्मासिस्ट की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिर और अकाउंटेंट्स वगैरह की है। 3 माह पहले ही हुकूमत ने खुद इक़्तिसादी सर्वे में बताया था कि 2023 में मुल्क से इंतहाई हुनरमंद अफराद के मुंतकिल होने की तादाद में तकरीबन 119% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 2022 में 20,865 हाई स्किल्ड इंडिविजुअल्स बैरून मुल्क चले गए, जिनकी तादाद 2023 में बढ़कर 45,687 को पहुंच गई थी। इस मामले का एक दूसरा रुख भी है। जो आदाद शुमार आपको बताए हैं ये कानूनी तौर पर बाहर जाने वाले अफराद के हैं, जबकि गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने वालों की तादाद का कोई हतमी डाटा नहीं है। अंदाज़ों के मुताबिक ये तादाद भी हज़ारों से कम नहीं है। गुज़िश्ता दिनों वजारत ख़ारजा ने कौमी असम्बली को बताया कि इस 20,000 पाकिस्तानी दीगर ममालिक में कैद हैं, जिनमें से आधे यानी 10,000 सिर्फ सऊदी अरब की जेलों में हैं। बैरून ममालिक कैद पाकिस्तानियों की ये तादाद में भी गुज़िश्ता 2 सालों में बेपनाह इजाफा हुआ है। 2022 में ये तादाद थी जो अब 20,000 हो चुकी है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, इंडिया में परवेज़ मुशर्रफ की आखिरी निशानी भी ख़त्म हो गई है। मोदी सरकार ने साबिक पाकिस्तानी सदर के आबाओ अजदाद की ज़मीन से करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। इंडिया में दुश्मन की करार दी गई ज़मीन मुकर्ररा कीमत से 3 गुना ज़ायद में फ़रोख्त हो गई है। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए में फ़रोख्त होने वाली परवेज़ मुशर्रफ की आखिरी ख़ानदानी ज़मीन उत्तर प्रदेश में के ज़िला कुताना गाँव में है, जिसकी बुनियादी कीमत 39,04,000 रुपये रखी गई थी। लेकिन ऑनलाइन बोली में ये ज़मीन 3.5 गुना ज़्यादा यानी 1,38,16,000 भारतीय रुपये में फ़रोख्त हुई है। परवेज़ मुशर्रफ के आबाओ अजदाद की ज़मीन को इंडियन हुकूमत ने 2010 में दुश्मन की ज़मीन करार दिया था। परवेज़ मुशर्रफ और उनके वालिदैन सैयद मुशर्रफुद्दीन और ज़रीन बेगम कभी कोताना में नहीं रहे। उनके दादा, चचा और दीगर रिश्तेदार यहाँ रहते रहे हैं, जो बाद में ज़मीन बेचकर हिजरत कर गए थे। कोताना गाँव में परवेज़ मुशर्रफ के ख़ानदान की और भी ज़मीनें थीं जो पहले ही नीलाम की जा चुकी हैं। परवेज़ मुशर्रफ के वालिदैन दिल्ली में दरियागंज की नहर वाली हवेली में मुंतकिल हो चुके थे, जहाँ परवेज़ मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को पैदा हुए थे। परवेज़ मुशर्रफ सदर पाकिस्तान
2001 में भारत के अपने पहले दौरे में दिल्ली की उस हवेली भी गए थे। ये किस्सा सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ और उनके ख़ानदान तक ही महदूद नहीं है। 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया तो लाखों की तादाद में मुसलमान इंडिया में अपना सब कुछ छोड़कर, कुर्बान करके, अपनी ज़मीन की मोहब्बत में लाखों करोड़ों की जायदादें छोड़कर पाकिस्तान आए थे। ऐसी ही एक और निस्बतन कम दर्जे की हिजरत 1965 की पाक इंडिया जंग के दौरान भी हुई थी, जिसके बाद 1968 में इंडियन हुकूमत ने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट नाफिज किया, जिसके तहत पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने वालों की तादाद और कंपनीज को दुश्मन की जायदाद करार देकर सरकारी तहवील में ले लिया गया। इस कानून के तहत भारतीय हुकूमत ने मुसलमान दुश्मनी को आखिरी हद तक पहुंचाने के लिए बाकायदा महकमा कस्टोडियन फॉर एनिमी प्रॉपर्टी बनाया। 2018 तक इस महकमे के पास असासों की तादाद 16,000 थी, जो तकरीबन तमाम मुसलमान ख़ानदानों के थे, और 6 साल पहले तक इन जायदादों की मालियत $13 अरब से ज़ायद बताई जाती थी। खुसूसी तौर पर मुसलमान दुश्मनी पर बनाए गए इस इंडियन कानून को इस सदी में मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन नरेंद्र मोदी ने 2017 में मज़ीद सख्त किया था। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में दुश्मन की तारीफ़ को मज़ीद वसी करते हुए इसमें दुश्मन करार दिए गए शख्स के कानूनी वरसा को भी शामिल कर लिया, चाहे वो वारिस भारत का शहरी ही क्यों ना हो या किसी ऐसे मुल्क का जिसे भारत दुश्मन नहीं समझता। इस तरह ऐसी जायदादों का हुसूल उनके कानूनी वरसे तक के लिए तकरीबन नामुमकिन बना दिया गया। मोदी सरकार का इस कानून में तरमीम का मकसद इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को मज़ीद परेशान करना, उनकी ज़िंदगियों को मज़ीद मुश्किल बनाना था, क्योंकि कई मुसलमानों ने आज़ादी या जंग के दौरान इंडिया छोड़ा तो उनकी कई रिश्तेदार वहीं रह गए। इसी वजह से वो हिजरत ना कर सके, तो ऐसे कई मुसलमान अपने रिश्तेदारों की छोड़ी गई ज़मीनों पर आबाद हुए और बाद में उन्होंने कानून के मुताबिक ये ज़मीनें हासिल की। लेकिन इंतहा पसंद हिंदू नज़रिए के हामी नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने उन पर भी इंडिया की ज़मीन तंग करने के लिए कानून तब्दील करके उनकी ज़िंदगियाँ मुश्किल से मुश्किल तर बना दी हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह नाज़रीन से जुमे होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।